नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सच्चा इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध साधनों की समीक्षा करके इतिहास के सच्चे स्वरूप को सामने लाने का प्रयास करता है। इस इतिहास लेखन के कार्य हेतु वह विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है। ये स्रोत पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, ये स्रोत साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं और साथ ही ये स्रोत विदेशी यात्रियों के वृतांत भी हो सकते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत थी। हालांकि यहाँ यूनान के हीरोडोटस और रोम के लिवी की तरह इतिहास लेखन का कार्य करने वाले लोग नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों में छिपा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ के साहित्यिक स्रोतों में छिपा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ विदेशी यात्रियों के वृतांत में छिपा हुआ है। और जब हम इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन का काम करते हैं तो हमारे सामने एक समृद्ध परंपरा, समृद्ध इतिहास भारत का निकल करके सामने आता है। तो चूंकि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन का काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह की आजकल इतिहास लिखा जाता है। आजकल के इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार कार्य कारण संबंध स्थापित करके इतिहास लेखन का कार्य करते हैं, जबकि प्राचीन काल में इतिहासकार सिर्फ उन्हीं घटनाओं की का वर्णन करते थे जिनसे कि जन साधारण को लाभ होता था। जिनसे जन साधारण को लाभ ना हो ऐसी किसी भी घटना का वर्णन इतिहास लेखन में उन्होंने नहीं किया। फिर भी आम जीवन को जानने के लिए, आम लोगों की स्थिति को समझने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमारे बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के तीन प्रमुख स्रोत है। पहला तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृतांत। आज इस क्लास में हम जिस स्रोत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से प्राचीन कालीन भवन, स्मारक, सिक्के, मनके, हथियार, औजार, उपकरण, अभिलेख, ताम्रपत्र लेख और अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन के द्वारा हम इतिहास की जानकारी को परोसने का प्रयास करते हैं, काल क्रम इनका निर्धारित करते हैं। हाँ, मौर्य काल के पहले इतिहास लेखन जो है उसका काल सही सही निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन मौर्य काल से भारतीय इतिहास जो है वह एक गति पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ से वर्ष दर वर्ष हमें इतिहास की सही जानकारी मिलती चली जाती है। तो आइए चित्रों के माध्यम से हम पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री विशेष महत्वपूर्ण और अधिक विश्वसनीय है। पुरातात्विक सामग्री विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे प्राचीन भवन तथा स्मारक के अवशेष, मृण मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और खिलौने, सिक्के तथा हथियार आदि। इन सामग्रियों की सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित हमारी जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक सामग्री पर ही आधारित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रूपड़, कालीबंगा आदि स्थानों की खुदाई में अनेक सामग्रियां मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। शिशुपालगढ़, राजगृह, अरिकामेड्डा आदि स्थानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय इतिहास के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। इसी प्रकार पाटलिपुत्र, वैशाली, चिरंद, चंपा, विक्रमशिला, नालंदा, मथुरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर इत्यादि स्थलों की खुदाई में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर स्थान विशेष पर प्रचलित सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरातात्विक सामग्रियों में हेरफेर अथवा अतिशयोक्ति की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इनके आधार पर किसी सभ्यता विशेष से संबंधित मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सही पता लगाया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। उत्कीर्ण लेखों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और ताम्रपत्र लेख। इन अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर
यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। इनसे प्राचीन राजाओं के नाम, कार्य, वंश, तिथि और उनसे संबंधित घटनाओं का पता चलता है। इतना ही नहीं, इनसे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों की मदद से बिना कठिनता से किसी तिथि को निश्चित किया जा सकता है। इनसे भारत के इतिहास को एकरूपता प्रदान करने में बड़ी मदद मिलती है। सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी के मोहरों पर उत्कीर्ण है, किंतु इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेखों से अशोक के धर्म एवं राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों से अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कलिंग युद्ध, अशोक की नीति में परिवर्तन, साम्राज्य सीमा, प्रशासनिक सुधार एवं धर्म का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख भी दो प्रकार के हैं: प्रशस्तियां तथा भूमि अनुदान पत्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख प्रशस्तियों का उत्तम उदाहरण है, जिसे समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का ज्ञान हमें होता है। यवन शासक मिलिंद का अभिलेख रेह से प्राप्त हुआ है, जो उसके विषय में यथेष्ट जानकारी देता है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख तथा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख महत्वपूर्ण है। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इन अनुदान पत्रों में भूमि खंड की सीमा के उल्लेख के साथ साथ समय का भी वर्णन है। इनमें शासकों की उपलब्धियों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजकवियों ने प्रशस्तियों और अनुदान पत्रों में कुछ बातें बढ़ाकर की हैं, अतः उनके विवरण को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। बड़ी संख्या में पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र मिलने से इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच भारत में सामंती अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। चट्टानों और स्तंभों पर खुदे अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से शासकों के राज्य की सीमाओं का अनुमान लगाया जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से उसके राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। वहीं निजी अभिलेख मंदिरों में अथवा मूर्तियों में उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों पर खुदी तिथियों से मंदिरों के निर्माण या मूर्ति प्रतिष्ठापन के समय की जानकारी मिलती है। साथ ही इनसे मूर्तिकला एवं वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है तथा तत्कालीन धार्मिक दशा की जानकारी भी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। गुप्त काल के पहले के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदायों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं और उनमें विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक दशा पर भी प्रकाश डालते हैं। इनमें कुछ उच्च पदाधिकारियों के पदों, तत्कालीन कर प्रणाली आदि का भी उल्लेख है। निजी अभिलेखों से नए तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें उन शासकों की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उसकी राज्य की सीमा पर प्रकाश डालता है। सातवाहन शासकों का संपूर्ण इतिहास ही उनके अभिलेखों पर आधारित है। कुषाण सम्राटों के अभिलेख ही कुषाण कालीन इतिहास और संस्कृति की जानकारी के स्रोत हैं। राजा चंद्र का मेहरौली अभिलेख और हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसरवेरा अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत के पाल शासकों के अभिलेख भी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत के पल्लव, पांड्य, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंशों का इतिहास लिखने में इन शासकों के अभिलेखों से बहुत मदद मिलती है। विदेशों में भी कुछ अभिलेख पाए गए हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण आदि का वर्णन मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में रहते थे। मिस्र में तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम खुदे हैं। ये नाम ईरान और भारत के
आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार मेसोपोटामिया से प्राप्त मिट्टी की फलकों से भी सुमेर वासियों और भारतीयों के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों में दूसरे नंबर पर आते हैं सिक्के। प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सिक्कों का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जिनकी तिथि 6ठी सदी ईसा पूर्व मानी जाती है। इन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। इन पर किसी प्रकार का लेख नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन सिक्कों को शासकों के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। किंतु यूनानियों के आगमन के बाद सिक्के के स्वरूप में परिवर्तन आया। जब उत्तर पश्चिम भारत पर बैक्ट्रिया के हिंदू यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया और सिक्का लेख वाले सिक्के चलाए, तो भारतीय शासक भी सिक्का लेख वाले सिक्का चलाए। ये सिक्के प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। शक, पहलव और कुषाण जातियों के सिक्के बड़ी संख्या में पाए गए हैं। भारत राजतंत्र और गणतंत्र के शासकों ने भी सिक्के चलाए थे। पांचाल के मित्र शासकों और मालव एवं यौधेय गणराज्यों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। गुप्तकालीन सिक्के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त शासकों की उपलब्धियों पर उनके सिक्कों से यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। गुप्तोत्तर भारत के इतिहास की जानकारी के लिए सिक्के विशेष सहायक नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि हर्षवर्धन तथा चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के शासकों के सिक्के बहुत कम मिले हैं। सिक्कों के प्राप्ति स्थान से राज्य की सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। सिक्कों पर अंकित तिथि से शासक के शासन की अवधि का पता चलता है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर बनी देवता की आकृति से राजा के धार्मिक विचार की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से राज्य की आर्थिक दशा की भी जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राटों के सिक्के उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है और अश्वमेघ पराक्रमः शब्द खुदा है। इससे स्पष्ट होता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में ही चलते थे। विभिन्न स्थानीय राजवंशों के इतिहास को जानने में भी सिक्के हमारी मदद करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अगला नंबर स्मारक एवं भवनों का है। प्राचीन स्मारकों तथा मंदिरों की शैली से हमें उस समय के वास्तुकला के विकास की जानकारी मिलती है। मंदिरों, स्तूपों और विहारों से तत्कालीन धार्मिक विचारों का पता चलता है। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में प्राप्त मंदिरों एवं स्तूपों के अवशेष से भारतीय संस्कृति के प्रसार का पता चलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, कौशाम्बी, मथुरा, पाटलिपुत्र से प्राप्त भवनों के अवशेष तत्कालीन नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालते हैं। गांधार कला की जानकारी हमें तक्षशिला और आसपास के प्राप्त मूर्तियों से होती है। मथुरा की मूर्तियां मथुरा कला पर प्रकाश डालती हैं। कुषाणों, गुप्त राजाओं और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियां जन साधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालती हैं। भारहूत, सांची, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन के विकास पर प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं तत्कालीन कला और शिल्प की जानकारी देती हैं। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। नालंदा और विक्रमशिला के खंडहरों से इन स्थानों की गरिमा प्रकट होती है। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर शिल्पकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला पर प्रकाश डालते हैं। विदेशों में भारतीय कला के अवशेष मिले हैं, जो भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंध के अध्ययन में सहायता पहुंचाते हैं। बामियान का विशाल बुद्ध की प्रतिमा, कंबोडिया के अंकोर वाट और जावा का बोरोबुदुर का स्मारक ऐसे ही उदाहरण हैं। मलाया, सुमात्रा, बाली आदि स्थानों में भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने पाए जाते हैं। मध्य एशिया तथा रोमन साम्राज्य से प्राप्त भारतीय मूल की विभिन्न वस्तुएं तथा भारत में विदेशी वस्तुएं, रोमन शासकों के सिक्के तथा शराब रखने के बर्तन आदि विदेशों के साथ भारत के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। अगला नंबर पुरातात्विक स्रोतों में अवशेषों का है। बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भी भारत के प्राचीन इतिहास पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। आदि मानव के जीवन के संबंध में जानकारी हमें उनकी बस्तियों से प्राप्त पत्थर
और हड्डी के औजारों, मिट्टी के बर्तनों, मकानों के खंडहरों से होती है। पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरण, पत्थर के खुरदुरे औजारों से यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में आदि मानव ईसा से 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहता था। ईसा से 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व की अवधि में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मनुष्य खेती करना, पशु पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर के चिकने औजार बनाना, कपड़ा बुनना सीख गया। मानव के विकास प्रक्रिया की जानकारी हमें नव पाषाण युग के अवशेषों से ही होती है। मानव की बस्तियों के विभिन्न स्तर उनके सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हैं। सिंधु घाटी में कई स्थानों पर नीचे के स्तरों में हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और ऊपर के स्तर पर हड़प्पा संस्कृति के मृद भांडों से संस्कृति के विकास क्रम पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अवशेषों में बहुत सी मुहरें भी मिली हैं। इन मुहरों से भी प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में सहायता मिली है। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मुहरें मिली हैं। इन मुहरों के आधार पर सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार बसाड़ में 274 मिट्टी की मुहरें मिली हैं। इनसे चौथी शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी का पता लगा। साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी इसके सदस्य थे। इस श्रेणी का कार्य केवल प्राचीन वैशाली तक ही सीमित नहीं था। उत्तर भारत के अनेक नगरों के निवासी इनके सदस्य थे। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारत के निवासियों की आर्थिक प्रगति के अन्य महत्वपूर्ण चरण पर प्रकाश डालता है और यह चरण है भारत में लौह युग का आगमन। लोहे का प्रयोग एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। भारत में लोहे के अवशेष बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना के दोआब और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि भारत में लोहे के प्रयोग का आरंभ ईसा पूर्व 1100 में हुआ, जबकि साहित्यिक साक्ष्य लगभग ईसा पूर्व 700 से लोहे के प्रयोग का आरंभ बताते हैं। लोहे के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। जिन लोगों ने लोहे के हथियारों एवं औजारों का पहले प्रयोग किया है, वे उन लोगों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए जिन्होंने लोहे का प्रयोग बाद में सीखा। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन एवं निर्माण में साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य का अधिक महत्व है। अब पुरातत्ववेत्ता वैदिक साहित्य, महाभारत और रामायण में वर्णित स्थानों का उत्खनन करके उनकी भौतिक संस्कृति का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।